नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं और इस वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे और इस सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस सभी प्रश्न को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से औषधि का संबंध रोगी के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है शिक्षा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो औषधि जो है रोगी को दिया जाता है तो औषधि से रोगी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों आगे हम लोग सोचेंगे शिक्षा किसको दिया जाता है तो शिक्षा जो है छात्र को दिया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका छात्र भरा जाएगा। छात्र ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 3 का संबंध 30 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर एसएससी जीडी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 3 को हम लोग क्या कर दे ताकि हमारा 30 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 30 को तो 30 जो है 3 के क्यू के करीब का संख्या है। अगर पहले हम लोग 3 का क्यू करते हैं तो 3 का क्यू जो है हमारा 27 होता है। संख्या 3 है तो प्लस अगर हम लोग 3 कर देते हैं तो 27 प्लस 3 करने पर हमारा 30 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 7 दिया गया है तो पहले हम लोग 7 का क्यू करेंगे। 7 का क्यू जो है हमारा 343 होता है। यहाँ पर देखिए संख्या 3 था तो 3 का क्यू प्लस 3 किए थे। यहाँ पर संख्या 7 है तो 7 का क्यू प्लस हम लोग क्या करेंगे 7। 343 प्लस 7 हमारा कितना हो जाएगा 350 बनेगा। 350 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 350 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। ये भी प्रश्न एनालॉजी का ही प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एसएससी जीडी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वाले प्रश्न को भी पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
सबसे पहले आप लोग ए समझने की कोशिश कीजिएगा। ए बी सी से आपका एफ 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 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा एम डी पी से आपका कौन सा अक्षर संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो देखिए पहले जो है आपका ए से एफ दिया गया है, यहाँ पर आपका +5 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो बी से आपका एफ है, यहाँ पर आपका +4 कर दिया गया है। आगे देखिए सी से आपका एफ है, यहाँ पर +3 है, यानी कि पहले वाले अक्षर में +5 करता है तो आगे भी हम लोग m +5 करेंगे। m जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है, 13 + 5 18 होता है। और दोस्तों 18वें नंबर पर आपका जो है R होता है। दूसरे वाले अक्षर में +4 है, यानी कि D +4 करेंगे। D जो है ABCD के क्रम में चौथे नंबर पर होता है, 4 + 4 करने पर 8 बनेगा। और 8वें नंबर पर आपका H होता है। तीसरे वाले अक्षर में +3 करना है, यानी कि P +3 करेंगे। P जो है ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है, 16 + 3 करने पर 19 बनेगा। और 19वें नंबर पर आपका एस होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका RHS दिया गया है, तो RHS ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के आकृति देखने को मिले तो ऐसे आकृति के अंदर जो है आपके 8 त्रिभुज होते हैं। आपको हम काउंटिंग करके भी बतला देते हैं और काउंटिंग करने का तरीका भी बता देते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कीजिएगा। इसके अंदर कितना छोटा छोटा खंड बनता है, तो एक खंड ए है, दूसरा खंड ए है, तीसरा खंड ए है और चौथा खंड ए है, यानी कि 4 छोटे छोटे खंड है। इसमें कुछ नहीं करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ये आपका ट्रिक है। जब भी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करते हैं और उसमें 2 से गुना करते हैं। 4 गुना 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। यानी कि इस प्रकार के आकृति के अंदर जो है हमारा 8 त्रिभुज बनता है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका इसी प्रकार का आकृति है। 8 त्रिभुज आपके इसमें हो जाएंगे, उसी प्रकार से 8 त्रिभुज जो है आपके इसमें भी हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका एक आकृति 8 त्रिभुज इसमें भी हो जाएंगे और 8 त्रिभुज जो है आपके इसके अंदर भी हो जाएंगे। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 8 + 8 16, 16 + 8 24 और 24 + 8 जो है आपका 32 बनेगा। और 33वां त्रिभुज आपका ए वाला हो जाएगा। 34वां त्रिभुज ए बनता है और 35वां त्रिभुज आपका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, ये आपका 35वां हो जाएगा। 36वां त्रिभुज आपका ए बनता है, 37वां ए बन जाएगा और 38वां त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपके 38 त्रिभुज हो जाएंगे। अभी इसमें आपके और त्रिभुज बनते हैं, आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। अब आपका कहाँ पर त्रिभुज बनता है तो ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनते हैं, ये जो है आपके 39 में हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो उसी प्रकार से एक त्रिभुज जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, ये जो है आपका 40वां त्रिभुज हो जाएगा। आगे देखिएगा तो उसी प्रकार से एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, ये जो है ये आपका 41वां हो जाएगा। और उसी प्रकार से एक त्रिभुज जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, ये जो है आपका 42वां त्रिभुज हो जाएगा। अभी आपके इसमें और त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बन जाएंगे, ये जो है आपका
43वां त्रिभुज हो जाएगा और एक त्रिभुज आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनते हैं, ये जो है ये आपके 44वें त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 44 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 44 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, अगर एम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है, तो जेड का ए से क्या संबंध है। ये जो प्रश्न है ये आपका जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को तो प्रश्न आपको पहले कह रहा है एम जेड की बहन है। एम कौन है, तो जेड की बहन है। दोस्तों बहन जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि एम के सामने हम लोग किसको रखेंगे, तो जेड को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहे हैं जेड पी की पत्नी है। जेड कौन है, तो पी की पत्नी है। दोस्तों पत्नी भी होती है एक ही पीढ़ी का, यानी कि जेड के सामने हम लोग पी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है पी ए का बेटा है। पी कौन है, तो ए का बेटा है। बेटा जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है। पी किसका बेटा है, तो ए का बेटा, यानी कि ए से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, तो पी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है जेड का ए से क्या संबंध है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए का बेटा कौन है, ए का जो बेटा है वो आपका पी है और पी की पत्नी जेड है। यानी कि आपके बेटा का पत्नी आपका कौन लगेगा, तो आपके बेटा का जो पत्नी है वो आपका पुत्र वधू लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो आपका क्या बनता है, पुत्र वधू का बनता है। पुत्र वधू कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो पुत्र वधू जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में मेमोरी को 45, 46, 97 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में प्राइवेट को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर SSC GD एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मेमोरी से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा प्राइवेट से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेमोरी को, तो मेमोरी आपका जो है MEMORY से मिलकर बनता है। अगर आप लोग ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो ए में जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है, ई जो है 5वें नंबर पर होता है, एम आपका 13वें नंबर पर होता है, ओ आपका 15वें नंबर पर होता है, आर आपका 18वें नंबर पर होता है और वाई आपका 25वें नंबर पर होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेमोरी का कोड को, तो मेमोरी का कोड में पहला जो संख्या है
वो आपका 4 है। और यहाँ पर देखिए पहला संख्या आपका 13 है। अगर हम लोग 13 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं यानी कि 1 + 3 करते हैं तो हमारा 4 बन जाता है। 5 आपका सिंगल संख्या है तो 5 के हम लोग 5 लिखेंगे। फिर आगे 13 है, इसमें 2 संख्या है तो दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 1 + 3 करेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा। आगे 15 है, इसमें भी 2 संख्या है। 1 + 5 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। आगे 18 है, इसमें भी 2 संख्या है। 1 + 8 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। आगे 25 है, इसमें भी 2 संख्या है। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 2 + 5 करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 45, 46, 97, 45, 46, 97 यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग प्राइवेट के साथ करेंगे। प्राइवेट जो है ये आपका PRIVATE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो P जो है ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है। R ये आपका 18वें नंबर पर होता है। I ये आपका 9वें नंबर पर होता है। V ये आपका 22वें नंबर पर होता है। A आपका पहले पर होता है। T जो है आपका 20वें पर होता है। और E आपका 5वें पर। यहाँ पर भी जितने भी संख्या डबल है उसको आपस में जोड़ लेंगे। 16 जो है ये आपका 2 संख्या से मिलकर बनता है, 1 और 6 से, तो दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 1 + 6 करेंगे तो हमारा जो है देखिए 1 + 6 करने पर जो है हमारा कितना बनेगा, तो 1 + 6 करने पर 7 बनेगा। आगे 18 है, इसमें भी 2 संख्या है। 1 + 8 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। आगे 9 जो है सिंगल संख्या है तो 9 के हम लोग 9 लिखेंगे। आगे 22 है, इसमें डबल संख्या है तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 2 + 2 करने पर 4 बनेगा। देखिए आगे 1 है, 1 सिंगल संख्या है तो 1 के हम लोग 1 लिखेंगे। आगे 20 है, ये भी डबल संख्या है। 2 + 0 करने पर जो है आपका 2 बनेगा। आगे 5 सिंगल संख्या है तो हम लोग 5 के 5 लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 79, 94, 125 दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा 79, 94, 125 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्नलिखित समीकरण गलत है। इस समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में अदला बदली करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है हम लोग कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदल दे ताकि ये जो समीकरण है सही हो जाए। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले जो है आपका 12 × 4 घटाओ 6 भागा 7 जोड़ 18 बराबर 19 दिया गया है। दोस्तों अगर हम लोग इस वाले समीकरण में घटाओ के जगह पे भाग को रख कर देखते हैं और भाग के जगह पे घटाओ को, तो देखिए पहले क्या दिया गया है 12 × 4 है तो हम लोग क्या करेंगे 12 × 4 करेंगे। उसके बाद घटाओ है, घटाओ के जगह पे भाग को रखना है तो भागा हम लोग 6 कर देंगे। उसके बाद भाग है, भाग के जगह पे घटाओ को रखेंगे तो घटाओ 7 करेंगे और जोड़ 18 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 गुना हो जाएगा आपका 4 भागा 6 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2/3 हो जाएगा और घटाओ 7 जोड़ 18 हो जाएगा। जब यहाँ पर देखिए 3 से हम लोग 12 को काटेंगे तो आपका 4 से कटेगा। 4 × 2 करने पर जो है आपका 8 हो जाएगा। घटाओ करेंगे 7, जोड़ करेंगे हम लोग 18। यहाँ पर देखिए जब 8 में से 7 घटेगा तो आपका 1 बनेगा और 1 + 18 करने पर कितना बनेगा, तो आपका 19 बनेगा। यहाँ पर 19 आपका दिया गया है। यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए भाग और घटाओ को आपस में बदलना होगा। भाग और घटाओ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले 6 दिया गया है, 6 के आगे 18 है, 18 के आगे 54 है और 54 के आगे क्वेश्चन मार्क है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 6 से आपका 18 है दोस्तों। 6 गुना 3 करने पर 18 बनता है। 18 के आगे 54 है, 18 गुना 3 करने पर भी 54 बनता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए गुना 3 यानी कि यहाँ पर भी हम लोग गुना 3 करेंगे। 54 गुना 3 कितना होता है तो 162 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 162 भरा जाएगा। 162 के आगे आपका 486 है, यहाँ पर भी आपका गुना 3 है और 486 के आगे 1458 है, यहाँ पर भी आपका गुना 3 है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 162 भरा जाएगा। 162 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहे नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सिंगल अक्षर को देखिए बी से आपका ई है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका +3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो सी से आपका एफ है, यहाँ पर भी आपका जो है +3 है। आगे देखिए डी से आपका जी है, यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ई से आपका आई है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका +4 कर दिया गया है। आगे देखिए एफ से आपका जे है, यहाँ पर भी आपका +4 है और जी से आपका के है, यहाँ पर भी आपका +4 है। आगे देखिएगा तो आई से आपका एन है, यहाँ पर आपका +5 है। जे से आपका ओ है, यहाँ पर भी आपका +5 है। के से आपका पी है, यहाँ पर भी आपका जो है +5 है। आगे देखिएगा तो एन से आपका टी है, यहाँ पर +6 कर दिया गया है। आगे देखिए ओ से आपका यू है, यहाँ पर भी आपका जो है +6 है और पी से आपका भी है, यहाँ पर भी आपका +6 है। ध्यान से देखिएगा तो +3 है, +4 है, +5 है, +6, यानी कि अगले तीनों अक्षर में हम लोग +7 करेंगे। टी +7 करने पर कौन सा अक्षर बनेगा तो टी +7 करने पर जो है आपका ए बनेगा। दोस्तों ABCD में टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि T +6 करेंगे तो Z और Z+ जब हम लोग 1 करेंगे तो आपका A बनेगा, यानी कि T +7 करने पर आपका A बन जाएगा। आगे देखिएगा आपका U है, U +7 करने पर जो है आपका B बन जाएगा। आगे आपका V है, जब हम लोग V +7 करेंगे तो आपका C बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है ABC दिया गया है तो ABC ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन ए में 428 है, ऑप्शन बी में 339 है, ऑप्शन सी में 326 है और ऑप्शन डी में 338 है। ये चारों संख्या में सबसे अलग संख्या कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा
तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में आपका 428 है। दोस्तों 428 जो है ये आपका 4, 2 और 8 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग सबसे पहले और दूसरा संख्या को आपस में गुना करते यानी कि 4 गुना 2 करते हैं तो तीसरा संख्या प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिए 339 है। 339 जो है ये आपका 3, 3, 9 से मिलकर बनता है। यहाँ पर भी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करते हैं, 3 गुना 3 करते हैं तो तीसरा संख्या प्राप्त होता है। ऑप्शन सी में देखिएगा 326 है। 326 जो है ये आपका 3, 2, 6 से मिलकर बनता है। यहाँ पर भी 3 गुना 2 करेंगे तो आपका तीसरा संख्या 6 प्राप्त होता है। जबकि ऑप्शन डी में देखिए 338 है। 338 आपका 3, 3, 8 से मिलकर बनता है। यहाँ पर जब हम लोग पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 9 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 8 दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहे 6 मित्र ए, बी, सी, डी, ई और एफ पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बीच में है, ए और ई के बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है। एफ दाईं छोर पर नहीं है। ई के दाईं ओर कितने लोग हैं ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है 6 मित्र ए, बी, सी, डी, ई और एफ पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सभी का मुख कौन सा दिशा में है, तो पूरब की ओर है। देखिए पूरब जो है आपका ए वाला दिशा होता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहे सी बीच में है ए और ई के। ए और ई के बीच में कौन है, तो आपका सी है। देखिए ए आपका यहाँ पर हो जाएगा और सी आपका, देखिए और ई आपका यहाँ पर, तो सी आपका बीच में यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहे बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है। देखिए बी जो है ई के निकटतम दाएं, यानी कि बी आपका यहाँ पर हो जाएगा और डी के बाईं ओर है, यानी कि डी जो है इससे भी नीचे हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एफ दाईं छोर पर नहीं है, यानी कि एफ नीचे नहीं है, तो एफ सबसे ऊपर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ई के दाईं ओर कितने लोग हैं। देखिए ई आपका यहाँ पर है और इसके नीचे कितने लोग हैं, दाईं ओर यानी कि नीचे, तो आपका बी और डी है, यानी कि 2 लोग हैं। 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहे लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, तो आप लोग पहले इस वाले प्रश्न को ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 22 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 44 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये चारों संख्या से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 5, 2, 4 और 3 से 22 लाना है। एकदम आसान सा प्रश्न है।
अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 4 गुना 3 जो है हमारा 12 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 5 गुना 2 जो है हमारा 10 हो जाएगा। 12 प्लस 10 करने पर 22 बनता है। बीच वाला संख्या 22 दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे तो पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 2 गुना 1 जो है हमारा 2 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 7 गुना 6 जो है हमारा 42 हो जाएगा। 2 प्लस 42 करने पर 44 बनता है। बीच वाला संख्या 44 दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 8 गुना 7 जो है हमारा 56 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 5 गुना 2 जो है हमारा 10 हो जाएगा। 56 प्लस 10 हमारा 66 बनता है। 66 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 66 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो होता है वो आपका पूरब ये वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका हमेशा जो है ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है। पश्चिम कौन सा दिशा है, तो आपका ए वाला दिशा, यानी कि विमान पहले ए वाला दिशा में कितना उड़ता है, तो 100 किलोमीटर तक उड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। दक्षिण कौन सा दिशा है, तो नीचे वाला दिशा, यानी कि नीचे वाला दिशा में मुड़कर यह 150 किलोमीटर तक उड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमीटर तक उड़ता है। पश्चिम कौन सा दिशा है, तो ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में मुड़ने पर वह कितना उड़ता है, तो 300 किलोमीटर तक उड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है फिर यह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। देखिए इसका दाईं ओर जो है ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर विमान कितना उड़ता है, तो 150 किलोमीटर तक उड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। देखिए जहाज यहाँ से उड़ना शुरू किया है और यहाँ तक उड़कर आया है, ये वाला दूरी हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये वाला दूरी 100 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है 100 किलोमीटर है। और ये वाला दूरी देखिएगा तो नीचे आपका 300 किलोमीटर है, ये आपका 150 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी आपका 150 किलोमीटर, यानी कि ये नीचे वाला दूरी 300 किलोमीटर है, तो ये वाला दूरी भी जो है आपका कितना बनेगा, 300 किलोमीटर बनेगा। कितना बनेगा, 300 किलोमीटर बनेगा। 100 प्लस 300 किलोमीटर आपका जो है 400 किलोमीटर बनता है। और कौन सा दिशा है ए वाला, तो आपका ए वाला जो है पश्चिम दिशा, यानी कि 400 किलोमीटर पश्चिम दिशा, 400 किलोमीटर पश्चिम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य लेखन सामग्री पेंसिल और आलू का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ये जो प्रश्न है वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो लेखन सामग्री है, पेंसिल है और आलू है। दोस्तों पेंसिल जो है ये आपका लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है, यानी कि लेखन सामग्री के अंदर हम लोग पेंसिल को रखेंगे और आलू ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है। सबसे पहले हम लोग लेखन सामग्री के लिए एक आरेख बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग पेंसिल को रख देंगे और आलू ये दोनों शब्द से अलग है, यानी कि आलू को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ सेब लाल है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। कुछ सेब लाल है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका सेब के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका सेब के लिए है तो आप लोग यहाँ पर सेब भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए है। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी लाल संतरे है। सभी लाल क्या है, संतरे है, यानी कि संतरे के लिए जो आरेख बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो आरेख है आपका संतरे के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए सभी लाल संतरे है, सभी सेब संतरे नहीं है, सभी लाल संतरे है, यानी कि संतरे का जो आरेख बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो आरेख है आपका संतरे के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर संतरे लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है कोई संतरे सेब नहीं है। देखिए संतरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है, सेब के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सेब जो है संतरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई संतरे सेब नहीं दिया गया, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। कुछ संतरे जो है वो आपके सेब बनते हैं, यानी कि निष्कर्ष 1 आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ सेब संतरे है, सेब के लिए आरेख यहाँ पर है, संतरे के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सेब संतरे हो सकते हैं। ये निष्कर्ष हमारा सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों यहाँ पर एक घन के 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और हम लोगों से पूछा जा रहा है अक्षर बी के विपरीत कौन सा अक्षर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों स्थिति को तो ये दोनों में देखिए एन जो है आपका
कॉमन अक्षर दिया गया है। और जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके जो है बगल वाले अक्षर को देखेंगे, वो भी घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए एन आपका यहाँ पर है तो एन हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और इसमें एन यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ पर भी एन को सामने सामने लिखेंगे। आगे देखिएगा इस वाले में देखिएगा तो एन के घड़ी के विपरीत दिशा में बगल वाले अक्षर को देखेंगे, यानी कि ए वाला दिशा में तो आपका बी और एस है। कौन कौन अक्षर है? बी और एस है। और इसमें देखिए एन यहाँ पर है, घड़ी के विपरीत दिशा में देखेंगे यानी कि ए वाला दिशा में देखेंगे तो आपका क्यू और टी है। कौन सा अक्षर है? क्यू और टी है, यानी कि बी के विपरीत आपका क्यू बनेगा और एस के विपरीत आपका टी बनेगा। जो अक्षर जिसके सामने रहता है उसका विपरीत रहता है, यानी कि बी के सामने क्यू है तो बी का विपरीत कौन बनेगा? तो क्यू बनेगा। क्यू ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले ट्रिक को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति है। जब ये वाले आकृति को हम लोग 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनता है। सबसे पहले ये जो आकृति आपका इस प्रकार से दिया गया है ये आपके अब इस प्रकार से दिखाई देंगे। और देखिए रंगा हुआ भाग आपका यहाँ पर है तो रंगा हुआ भाग जो है आपके यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएंगे। और ये जो तीर आपके इस प्रकार से आपके आकृति 90 डिग्री घुमाने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे। और ये जो तीर आपके इस प्रकार से आपके आकृति को 90 डिग्री घुमाने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है। और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड है इसी प्रकार से रहेगा, इसके अंदर भी आपका एक खंड है तो ये भी खंड आकृति उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा। और ये जो आकृति यहाँ पर है ये आपके आकृति उलटने के बाद इस साइड हो जाएंगे। और ये जो आकृति आपका यहाँ पर है आपके आकृति उलटने के बाद अब देखिएगा तो इस साइड आपके यहाँ पर हो जाएंगे और ये वाले आकृति इस साइड आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ये दोनों आकृति रंगा हुआ है तो यहाँ पर भी आप लोग रंग दीजिएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति
कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो देखिए आपका इस प्रकार का जो है आकृति बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर बी में निर्मित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और ये जो प्रश्न है ये भी आपका आसान प्रश्न है, कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। तो आप लोग इस वाले प्रश्न को ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कि 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। इस वाले प्रश्न को हम लोग आपको अगले वाले पार्ट में करवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।